जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण को देख लिए थे। आज यहाँ से एक नई टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम है यूनान। यूनान को देखेंगे, उसके बाद जो है हंगरी को देखेंगे, उसके बाद जो है ग्रेट ब्रिटेन के बारे में चर्चा करेंगे। और इस तरीके से जो है यह जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है कि नहीं। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव देखेंगे। पूरे अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन करके इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर देंगे। तो आप जहां कहीं से भी है, यदि आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। चाहे जितने भी लोग आकर के डेली जो है ऑफलाइन में पढ़ाई करते हैं, आप सभी लोगों के लिए जो है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक क्लास का जो है डिजाइन किया गया है। इससे जो है आपकी हिस्ट्री जो 10th क्लास की है बहुत मजबूत हो जाएगी। तो चाहे आप जो है ऑफलाइन का मजा लें या फिर ऑनलाइन की दुनिया में आकर के, तो किसी भी तरीके से जो है आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल है कि यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, यूनान। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है, यूनान। और यहाँ पर जब देखिएगा तो फ्रांस है। यहाँ पर जो देखिएगा यहाँ पर फ्रांस है और जस्ट इसके बगल में ही यहाँ पर याद रखिएगा तुर्की देश है, तुर्की देश है। तो अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि यहाँ पे यूनान है और यहाँ पे तुर्की है। हुआ क्या कि 1815 में यहाँ पे यूनान में हुआ कि कोई जो है ईसाई धर्म के राजा को जो है नियुक्त कर दिया जाए। इस बात को जो है 1815 के वियना सम्मेलन में रखा गया था। 1815 का वियना सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा था मेटरनिख। उसने देखा कि सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस है, तो वह जो है कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि इसी यूनान पर जो है तुर्की का कब्जा था, तुर्की का कब्जा था। और तुर्की के दोस्त था फ्रांस। और फ्रांस जो है उस समय 1815 के फेज में देखिएगा तो बहुत ही शक्तिशाली देश है, बहुत ही शक्तिशाली देश है। तो जब यहाँ पर कुछ ईसाई धर्म के लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो है इसको स्वतंत्र करा करके और इसको जो है यहाँ के किसी ईसाई धर्म को जो है नियुक्त कर दिया जाए, यानी ईसाई धर्म के राजा को यहाँ पर यूनान को सौंप दिया जाए, यूनान में जो है किसी ईसाई धर्म के राजा को बना दिया जाए, ताकि जो है यूनान अच्छे तरीके से चले। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यूनान एक ऐसा देश है जिसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि एक से एक जो है वैज्ञानिक, एक से एक जो है आप देखिएगा तो विचारक यहाँ पर, जैसे आप महान व्यक्तियों के बारे में नाम सुनते हैं, है कि नहीं। थेल्स के बारे में आप नाम सुनते हैं, पाइथागोरस का नाम सुनते हैं, आर्किमिडीज का नाम सुनते हैं। ये सभी जो है यूनान देश से ही थे, यूनान देश से ही थे। चाहे आप ज्ञान विज्ञान की बात करें या फिर आप जो है साहित्य की बात करें, तो इन सभी में विद्वानों की महारती हासिल था यूनान को। यूनान का जो है राजधानी देखिएगा तो एथेंस, इसी एथेंस से यानी इसी यूनान से जो है संबंधित थे, जो कि आप नाम जानते हैं थेल्स का, पाइथागोरस का, आर्किमिडीज का, जो भी महान महान जो है विद्वान लोग थे, वैज्ञानिक थे, ये सभी लोग जो है इसी यूनान से थे, ईसाई धर्म से थे। अब हुआ क्या कि यूनान जो है इतना शिक्षित देश, जिसे जो है यूरोपीय देश का, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया। तो क्वेश्चन आएगा किसे जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। यहाँ पर क्या था कि यूनान देश में अब ज्यादातर जो है यूनान देश से संबंधित कैसे लोग रहेंगे, ईसाई धर्म के रहेंगे। और इस यूनान पे तुर्की का कब्जा था, तुर्की जो कि मुस्लिम कंट्री था। अब बात तो चला था 1815 में कि इसको जो है यहाँ पर जो है किसी ईसाई धर्म के राजा को बना दिया जाए, लेकिन मेटरनिख देखा कि ना, फ्रांस जो है शक्तिशाली देश है और फ्रांस के सामने किसी की कोई औकात नहीं थी, क्योंकि सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस, और यही जो है अपना सेना जो है जो गरीब देश मतलब कि कमजोर देश थे उनका जो है रक्षा करता था अपनी सेना दे करके, और इसीलिए फ्रांस के सामने कोई कुछ कह नहीं सकता था।
लेकिन यहाँ पर फाइनली यहाँ पर ईसाई धर्म वालों ने, जो भी ईसाई से रिलेटेड थे, सभी ने फैसला किया नहीं, चाहे जो कुछ भी हो यूनान को स्वतंत्र कराना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया के तमाम जो है ईसाई धर्म के लोग जो है भीड़ गए और एकजुट हो गए और यूनान को स्वतंत्र कराने की बात कहने लगे। लेकिन यूनान पर जो है तुर्की का कब्जा था। तुर्की एक मुस्लिम देश था। तुर्की एक मुस्लिम देश। अब यहाँ पर जो है जब यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए तमाम जो है ईसाई धर्म वाले जो भी देश थे सभी जो है आने लगे, तो तुर्की भी बोला कि अरे भाई हम मुस्लिम देश हैं, हमारा भी सपोर्ट करो, जितने भी मुस्लिम कंट्री है। अब यह लड़ाई देखिएगा तो ईसाई धर्म वर्सेज मुस्लिम धर्म के बीच होने वाला है। अब तुर्की इसी को देख करके भीड़ गया और जब भीड़ गया तो काफी जो है यहाँ पे सबसे आप यहाँ पे याद रखिएगा, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के एक बहुत बड़े लेखक जिनका नाम था बायरन, लॉर्ड बायरन, उन्होंने तुर्की यूनान की लॉर्ड बायरन आप देखिएगा इंग्लैंड से हैं और वो भी ईसाई धर्म के मानने वाले। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने लोगों के सामने अपनी लेख की माध्यम से यूनान की दशा को, यूनान की जो समस्या थी इसको बताने का प्रयास किया और लिखते भी थे यूनान के बारे में कि इसको जो है स्वतंत्र होना चाहिए। जो भी जो है ईसाई धर्म वाले कंट्री है उनको जो है आकर के इस यूनान पर ध्यान देना चाहिए। और लॉर्ड बायरन का उस लेख को पढ़ करके बहुत ज़्यादा ही लोग जो है अवगत होते थे यूनान की समस्या से। उससे बहुत ज़्यादा जो है जब ये लेख लिखने लगे तो उससे लोग बहुत प्रचलित, तो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे लॉर्ड बायरन। जब वे यूनान के बारे में जो है अपनी लेख लिखने लगे तो इससे काफ़ी जो भी ईसाई धर्म के लोग थे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन इन्होंने यह निर्णय लिया कि एक बार जो है हम यूनान से घूम कर के आते, जब अपने आंखों से यूनान की दशा को देख करके आते, साक्षात दृष्टि करके आते तो और बेहतरीन लिखते। इसीलिए लॉर्ड बायरन जो कि एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक हैं, वे जो है अब गए हैं कहाँ, यूनान घूमने, क्योंकि उनका मानना था कि जब हम यूनान को देख करके आएंगे, अपने आंखों से वहाँ की दशा को देख करके आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे और इससे और लोगों के सामने जब लिखेंगे तो इससे और लोग पढ़ करके और ज़्यादा जो है प्रभावित होंगे, वह जो है यूनान की स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे। लेकिन यही आप देखिएगा, जैसे ही लॉर्ड बायरन जो है यूनान गए तो वहाँ पर जो है तुर्की वाले जो भी मुस्लिम थे, मुस्लिम कंट्री वाले जो भी थे वहाँ पे इनको मार दिए। और जब मार दिए तो वहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मच गया। अब इस पर जो है और ईसाई धर्म के लोग जो भी थे, जो भी ईसाई धर्म की कंट्रीज थी, काफ़ी ज़्यादा जो है उग्र रूप में आ गई और यह फाइनली डिसाइड किया कि इस बार जो है हम कैसा हो भी यूनान को स्वतंत्र कराएंगे। और इसके लिए जब जो है अलग अलग जगहों से, अलग अलग देश के जब ईसाई धर्म वाले यहाँ पर आने लगे और जो है तुर्की के साथ भिड़ गए, तो तुर्की भी अपने मुस्लिम कंट्री को बुलाया। लेकिन इसको तो पता था तुर्की को कि हमारे सभी के सभी जो है मुस्लिम कंट्री जितने होंगे सभी साथ देंगे। लेकिन मुस्लिम कंट्री का कहना था कि जब तुम यहाँ पर इसको दबाया था, अपना शासन करता था, जो भी पैसा कमाता था हमको थोड़े देता था, हमको कहाँ तुम देता था, तो काहे लिए हम तुम्हारा जो है मदद करने जाएं। जितना इसको विश्वास था, तुर्की को जितना विश्वास था कि हमारे जो भी मुस्लिम कंट्री है हमको साथ देंगे, इसको साथ मिला नहीं और तुर्की जो है हार गया। और इसी बीच 1829 में एक संधि हुई, उस संधि को जो है एड्रियानोपुल की संधि कहा गया। एड्रियानोपुल की संधि जो है कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा 1829 में। और इससे, इस संधि के तहत कहा गया कि तुमको जो है यूनान को स्वतंत्र करना है।
तो तुर्की कहा कि ठीक है हम कर देंगे, 1-2 साल का टाइम चाहिए हमको, 2 साल का टाइम चाहिए। तो फाइनली जो है यूनान को इसने स्वतंत्र किया 1832 में। 1832 में जो है अब तुर्की जो है स्वतंत्र हो गया। जब यूनान जो है स्वतंत्र हो गया, तुर्की ने स्वतंत्र कर दिया 1832 में। जब 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ तो 1832 में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1832 में यहाँ के एक नए राजा बनाए गए जिनका नाम था ऑटो। यूनान के एक नए राजा जिनका नाम क्या है? ऑटो है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ तो उसके राजा का नाम क्या था, जो कि नए राजा बनाए गए? तो याद रखिएगा ऑटो। क्या नाम था? ऑटो नाम था। अब 1832 से आपको ऑटो याद रखना है। तो ये थी यूनान की कहानी। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं। एक देश के बारे में हम लोग बात करेंगे, हंगरी देश के बारे में बात करेंगे। हंगरी यानी कि ऑस्ट्रिया के नीचे है हंगरी। तो सबसे पहला बात कि हंगरी का राजधानी कहाँ है। जैसे हम लोग बात किए कि यूनान, तो यूनान का राजधानी एथेंस नगर, मतलब एथेंस में है। और हंगरी का राजधानी तो याद रखिएगा बुडापेस्ट, याद रखिएगा बुडापेस्ट। ये भी पूछा जाता है कि हंगरी का राजधानी जो है कहाँ है। यहाँ पर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रचलित राष्ट्रवादी व्यक्ति यानी कि हंगरियन राष्ट्रवादी जिसका नाम क्या है? कोसुत। उसने भी अपने देश के लिए काफी जो है राष्ट्र के लिए काफी प्रयास किया, यानी कि अपने देश को बढ़ावा देने के लिए उसने बहुत ज्यादा जो है प्रयास किया, मेहनत किया। उस व्यक्ति का नाम है कोसुत, जिसने जो है हंगरी के लिए काफी ज्यादा। तो इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है कि हंगरी का राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा बुडापेस्ट। और एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि पहला ये कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। पूछा जाएगा कि कोसुत कौन था, तो कोसुत का संबंध है हंगरी से, हंगरी देश से। कोसुत का किससे संबंध है? हंगरी से। लेकिन आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा कि कोसुत कौन था, तो उसी में आपको ऑप्शन मिलेगा एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। तो आप उसी को टिक लगाना है कि कोसुत जो था एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। अब यहाँ पे एक हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे, और इस तरीके से इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो है इसके ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव को देखेंगे, बहुत ही एक शानदार तरीके से चलेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि हम लोग कई बार कहते हैं ना इंग्लैंड इंग्लैंड तो इंग्लैंड से आपको याद रखना है इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन कब कहा गया है कि नहीं? यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह इंग्लैंड है। यह इंग्लैंड है, ठीक है। इस इंग्लैंड में आपको याद होगा 1282 में वेल्स को जब सम्मिलित किया गया, वेल्स इस इंग्लैंड में 1282 में वेल्स को मिलाया गया। वहीं अगर हम लोग बात करें तो 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो एक और देश 1801 में एक और देश को मिलाया गया। स्कॉटलैंड एक और कोई था, देश था 1801 में जो है उसको मिलाया गया। तो इस सभी को देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये ग्रेट की तरह हो गया, ग्रेट, ठीक है। तो इसी को जो है, इस सभी को जो है ग्रेट ब्रिटेन कहा गया, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा 1688 के फेज में चलते हैं।
1688 के फिर स्कॉटलैंड, यहाँ पर स्कॉटलैंड, और एक और ये था कोई लैंड करके ही नाम था, अभी मिस्टेक कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में जो है देखिएगा 1282 में वेल्स को मिलाया गया, 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया गया, और 1801 में एक और देश को मिला करके तब जो है इसे क्या कहा गया, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड में क्या था, 1688 की बात है कि यहाँ का राजा जो है, यहाँ पर एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आप बात कीजिएगा तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहले संसद कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। यहाँ पे एक संपूर्ण क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। इस क्रांति के तहत जो है राजा को जो है बोला गया कि राजतंत्र तो रहेगा, लेकिन संविधान वाला, संविधान के द्वारा यानी संवैधानिक राजतंत्र 1688 में स्थापित किया गया, और राजा जो था इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। और इतना ही नहीं, वह इस बात को भी आसानी से एक्सेप्ट किया कि हम जो है लेसेज फेयर को नीति को अपनाएंगे, लेसेज फेयर नीति को अपनाएंगे। अब लेसेज फेयर नीति क्या है कि नहीं, लेसेज फेयर नीति यानी कि हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति। अगर जो है कोई दूसरे देश से यहाँ पर के कोई आकर के इंग्लैंड में रहे तो उसके साथ जो है कोई टॉर्चर नहीं होगा, ज़्यादा पूछताछ नहीं किया जाएगा, उसकी स्वतंत्रता है, जैसा रहना चाहे रह सकता है। तो राजा जो है उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी अहस्तक्षेप की नीति अपनाता था, और इसी को क्या कहा गया, अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि लेसेज फेयर। क्या, लेसेज फेयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई, तो इंग्लैंड में हुई। 1688 से यह स्थापित किया गया कि राजा तो रहेंगे, राजतंत्र तो रहेगा, लेकिन संविधान वाला, संवैधानिक राजतंत्र। और जो है तब से वहां पर जो है, तब से लेकर के अब राजा भी इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, चलो संवैधानिक राजतंत्र ही होगा, जनता की सहमति होगी, कुछ लोग बैठेंगे उन्हीं से सहमति लेकर के जैसे शासन चलाना होगा चलेगा। जब राजा इस बात पर राजी हो गए तो जनता वहां की खुश हो गई, और जब जनता की खुशी है तो बताइए आप, देश में किसी भी प्रकार का कोई हंगामा होगा, कोई आंदोलन होगा, नहीं होगा। और जब आंदोलन ही नहीं होगा, जब देश का विरोध ही नहीं होगा, तो वह देश बहुत आगे जाएगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सारा का सारा सिस्टम इसी लंदन में है, यह ग्रेट ब्रिटेन हो गया, और इसका यहाँ पर जो है सभी के सभी सिस्टम, राजा जो बैठेंगे यहीं पर, यहीं लंदन में बैठेंगे, हर एक यहीं से, जो भी देश का एक एक जो कोना वाला क्षेत्र है, सभी कोने का जो है निरीक्षण यानी कि देख रेख इसी लंदन से किया जाएगा। और देखिएगा तो आज इंग्लैंड कितना आगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है यूनान के बारे में देखें, यूनान कब स्वतंत्र हुआ, 1832 में हुआ। एड्रियानोपुल की संधि जो है कब हुई, 1829 में हुई, है कि नहीं। कोसुद कौन था, तो यह एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, है कि नहीं। और गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। तो इस तरीके से हम लोग पूरा शुरू से चले थे, जिस चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसमें हम लोग पूरा बेसिक से चले थे, और पूरा बेसिक से चलते हुए हर एक बातों को जो है समझते हुए और सब पर जो अपना कमांड करते हुए हम लोग देखे कि 1800 चार्ल्स दसम कौन था, उसके समय में जो है 1830 में क्रांति हुई फ्रांस में, फिर 1848 में क्रांति होती है। इटली का प्रयास जो है सबसे पहले किसी ने किया तो मेजनी था। फिर इटली के एकीकरण के बारे में देखे, जर्मनी के एकीकरण के बारे में देखे, और सबको जो है मिक्सचर मसाला। और आज हम लोग देखें कि यूनान की क्या, कितना ज़्यादा जो है इस चैप्टर में अहम भूमिका।
देखिए, सबसे पहली बात है कि अब इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर जो है सब्जेक्टिव देखेंगे और फिर एक बार जो है रिवीजन करके पूरा इस चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। फिर जो है सेकंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग जो है ऑफलाइन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप जो है मोतिहारी आ जाइए। यदि आप चाहते हैं कि हाँ इस बार जो है आपको 400 प्लस नंबर आए तो बेहिचक जो है आप सेंटर पर आइए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप अभी तक इधर उधर भटके हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, यहाँ से चल करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन का सहारा लेकर के आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी तक आप 9 साल जो भी पहला से लेकर के 9वां यानी कि 9th क्लास तक आपने पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई किया है, 10th क्लास मात्र 1 साल ध्यान दे दीजिएगा। 1 साल का भी टाइम है। कुछ दिन के बाद हम वैसे व्यक्ति नहीं है कि 2 महीना भी रहेगा तो हम कहेंगे कि हाँ 2 महीना में पढ़ करके 400 प्लस है, ऐसा नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ कहने और सुनने की बातें होती है, रियल में ऐसा नहीं होता है। यदि आपको जो है टॉप करना है, यदि आपको जो है 400 प्लस नंबर लाना है तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अभी से तैयार होना पड़ेगा। 1 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ना होता है कि एक महीना में पढ़ करके 400 प्लस ला लेंगे, है कि नहीं, 2 महीना में पढ़ करके ला लेंगे, तो ये सिर्फ मोटिवेशन की बातें होती है, ये रियल में होती नहीं है। तो आप जो है ऑफलाइन का सहारा लेकर के ऑफलाइन के माध्यम से आप 1 साल आप हमें दे दीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि 400 प्लस आप नंबर जरूर लाइएगा, बहुत बेहतर कीजिएगा और फिर यहाँ से आपकी दुनिया। अभी तक कई लोगों को लगता है ना कि क्या होगा नहीं होगा, इतना दिन से हम पढ़ाई नहीं किए तो कोई बात, आप 10वां पढ़ के क्या करेंगे, यही सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है। अरे भाई आप 10वां क्लास देख रहे हैं लेकिन ये तो देखिए आपके पास जो है अभी 1 साल का टाइम है कि नहीं। तो यहाँ से आप तैयारी कीजिए, बहुत बेहतर कीजिएगा। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम बार बार कहते हैं, आप तेज तर्रार है तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत ही बेहतर है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमसे नहीं चल पाएगा, नहीं खींचा पाएगा, तो बेहिचक जो है आप 1 साल के लिए आप अपने आप को जो है भूल जाइए और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अपने आप को झोंक दीजिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपका बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, किसी भी फील्ड में जाइएगा, चाहे वह कोई भी एग्जाम दीजिएगा, किसी भी काम के लिए इंटरव्यू दीजिएगा, तो वहाँ पर जो है 10th क्लास का मार्कशीट जरूर देखा जाता है। किसी भी फर्म को अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर 10th क्लास का मार्कशीट जरूर देखा जाता है कि 10th क्लास में आप कैसे थे। तो इसके लिए जो है आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं। विशेष रूप से यह वीडियो जो है उन सभी गार्जियन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मेरा बच्चा जो है अभी तक पढ़ाई नहीं किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 1 साल के लिए आप उनको मोतिहारी भेज दीजिए, ऑफलाइन का आनंद लेकर के ऑफलाइन के माध्यम से वो बहुत बेहतर कर देंगे। ऐसा नहीं होता है कि 1-2 महीना में लास्ट के समय में जब बचेगा एग्जाम तो हम कहेंगे कि 1-2 महीना में पढ़ करके 400 450 नंबर ला देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये वही कर सकते हैं जो कि 1 साल पहले से आप लगे हुए हैं, है कि नहीं। तो बेहिचक जो है आप लोग जो है मोतिहारी आइए और जो है ऑफलाइन के क्लास का आनंद लीजिए, बहुत बेहतर कीजिएगा। डिटेल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप वहाँ से व्हाट्सअप पर जुड़ जाइए, आपको हर एक प्रकार का जानकारी दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, दो जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बेहिचक अपने प्रश्नों को जो है पूरे समाधान तरीके से पूछ सकते हैं, है कि नहीं। अपने प्रश्नों का जो है हल अच्छे तरीके से समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात है कि डेली जो है सुबह में जो है इसी चैनल पर हम लोग MDS क्रांति चैनल पर जो है सुबह में 6 बजे से आर्ट्स के लिए लाइव रहते हैं। और जिनको लगता है कि मैथ साइंस सभी पढ़ना है तो आप जो है मोतिहारी तो आना पड़ेगा ऑफलाइन सेंटर में। जितने भी लोगों को लगता है कि आपके अंदर जो है कुछ भी करने का हौसला नहीं है, अभी तक आपने नहीं पढ़ाई किया, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभी आपके पास 1 साल का टाइम है। हम लोगों के यहाँ ये है ना, माइंड सेट पहले से बन चुका है कि इंग्लिश को मजबूत नहीं करेंगे। एक बात बताइए, आज आपके पास छोटी सी एक उदाहरण हम देते हैं, अभी आपके पास जो है कोई फॉर्म भरना है या मोबाइल है या किसी प्रकार का कोई चीज़ है, वहाँ पर ज़्यादा यहाँ तक छोड़िए ना, आप जो है सिग्नेचर हिंदी में करना अच्छा मानते हैं कि इंग्लिश में मानते हैं। तो 10th क्लास में भले ही इंग्लिश को जो है अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं और उसके लिए बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा सिंसियर बना देते हैं कि आपको जो है ISC कीजिए या फिर आगे कोई भी कीजिए, इंटर कीजिए, है कि नहीं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से कीजिए, उसमें जो है आपकी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा अहम रोल है। दूसरी बात ये, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठिए या कहीं घूमने के लिए जाइए या फिर आगे कोई भी पॉलिटेक्निक कीजिए, है कि नहीं, BTech कीजिए या कोई भी कीजिए,
कोई भी कोर्स कीजिए वहाँ पर जो है इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जो है अहम भूमिका है। इंग्लिश बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। तो डायरेक्ट आप जो है 10th क्लास में नहीं पढ़िएगा और जा कर के डायरेक्ट इंटर में पढ़िएगा तो एक टॉप हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ से ध्यान दीजिए, 10th क्लास से ही इंग्लिश को मजबूत कर लीजिए। और उन सभी गार्जियनों के लिए हम कह रहे हैं कि एक आवाज़ तो इंग्लिश के लिए ज़रूर उठनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को जो है अगर 10th क्लास में अनिवार्य नहीं होगा तो समझिए कि आपका बच्चा का भविष्य बनने वाला नहीं है। क्योंकि इंग्लिश जो है आपको भी पता है, हमको भी पता है, सब लोगों को पता है कि इंग्लिश जो है आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जो है इसकी अहम भूमिका है। ऐसे भी लाइफ स्टाइल यानी जीवन को भी जीने के लिए इंग्लिश जो है कितना ज़रूरी है। लेकिन एक आवाज़ तो सभी लोगों को उठाना पड़ेगा कि इंग्लिश को जो है 10th क्लास में खासतौर से बिहार बोर्ड के लिए अनिवार्य तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इससे बच्चों को लगता है कि हम लोग को क्या लगता है, बच्चा को क्या लगेगा, बच्चा नहीं पढ़ा है, नहीं लिखा है, नहीं मतलब उतना जो है उसकी हर एक बातों को नॉलेज नहीं, तो उसको क्या लगता है कि इंग्लिश क्या होगा अनिवार्य करके। हमको तो सिर्फ ऐसा ही इंग्लिश पास, वो तो सिर्फ पास होने के बारे में सोचेगा, उसको तो आसान है कि नहीं पढ़ा। बच्चा क्या है, बच्चा है तो अभी कुछ नहीं जानता है, उसको तो इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए तो खुशी की बात है। लेकिन आगे जैसे ही जाता है, ISC वगैरह करता है या फिर इंटर करता है, इंटर में कोई भी स्ट्रीम लेता है तो उसको धक्का लगता है, तब उसको पता चलता है कि हमारे साथ तो खिलवाड़ किया गया है। तो जो आगे बढ़ गए हैं उनको तो एक आवाज़ उठाना पड़ेगा, इंग्लिश अनिवार्य जरूर से जल्दी कराइए, क्योंकि एक आवाज़ हम सभी के लिए बहुत ही खास होगी और वह आवाज़ जो है इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हम लोग अपने मन के अंदर दबा करके रखें। इंग्लिश को जो है अनिवार्य करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, खासतौर से बिहार बोर्ड के 10th क्लास में। तो सभी लोग जो है, आप लोग जितना अच्छे तरीके से सोच लेते हैं किसी एग्जाम के बारे में या किसी टॉपर की कहानी को पढ़ लेते हैं और उसी प्रकार का जो है टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी सिलेक्टेड व्यक्ति जो नौकरी करते हैं उनके बारे में वैसा ही बनना चाहते हैं, किसी भी सफल इंसान के बारे में आप जितने आसानी से सोच लेते हैं, वह सफल इंसान जो है उतना आसानी तरीके से नहीं बना होता है। आप भी वैसा ही बनना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कि हम बन जाएंगे लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अभी से आपको जागना होगा, अभी से जो है तपना होगा, और तब करके एक नई सोच, एक नई समझ के साथ जो है अपनी नई जिंदगी की कहानी की शुरुआत करनी होगी, और वह कहानी आपके लिए इतिहास होगा। चलिए, तो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, फिर जो है कल इसका जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ जो है सभी लोग जो है तैयारी में जुट जाइए और बहुत बेहतरीन कीजिएगा। तो आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।